तो हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कमी रही? क्या जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी उसको स्कूल पूरी तरह से फॉलो करते हुए नजर नहीं आए? क्योंकि 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस वक्त पॉजिटिव हो चुके हैं। अध्यापकों की बात करें तो तकरीबन 1 दर्जन अध्यापक जो हैं वो हरियाणा में पॉजिटिव हो चुके हैं। अभी टेस्टों का सिलसिला जारी है, कुछ एक स्कूलों की ओर रिपोर्ट आनी बाकी है। और क्या पूरा मसला है, क्योंकि सीधे तौर पर विपक्ष ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है कि नीति क्या है बच्चों के लिए। स्कूल तो आपने खोल दिए, लेकिन सरकार के पास नीति क्या है कि बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके। इसको लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, पहला सवाल ये कि कोरोना काल के बीच में आपने स्कूल खोलने का फैसला लिया और सबसे पहले हरियाणा ये फैसला लेता नजर आया कि स्कूल खोले जाएंगे, बच्चों को स्कूल के अंदर शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन हुआ वही जिसका डर था कि पहले ही दौर में यानी कुछ ही दिनों के अंदर 100 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए, अध्यापक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आखिर कहाँ कोताही हुई? क्या शिक्षा विभाग प्रॉपर ढंग से गाइडलाइंस जो फॉलो की करने की जरूरत थी वो नहीं कर पाया? देखिए, बहुत लंबे टाइम के बाद स्कूल खुले हैं और स्कूल जो सेंटर की गाइडलाइन थी उसके अनुसार स्कूल खुले। पूरे देश में स्कूल खुले, हमने भी स्कूल खोलने का निर्णय उसके बाद लिया। और अब मैं समझता हूँ कि अब अभिभावक भी चाह रहे थे कि स्कूल खुलने चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे भी चाह रहे थे स्कूल खुलने चाहिए सब। और दूसरे जो अन्य भी थे, चाहे इंडस्ट्री थी, चाहे दूसरा था, चाहे ट्रांसपोर्ट था, सभी खुल गए। उसके बाद बाजार भी खुले, सारा कुछ खुला। तो उसके बाद हमने भी ये निर्णय लिया कि हमारे स्कूल खुलने चाहिए। हालांकि ऑनलाइन ठीक तरीके से हम शिक्षा देने का काम कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन जो हम शिक्षा देते हैं उसका सही विकल्प तो नहीं हो सकता। वो तो एक मजबूरी थी कि हम उसको, हालांकि वो ऑनलाइन अब भी हम दे रहे हैं, हमने कोई बंद नहीं किया, अभी भी चल रही। तो अभी हमने जो स्कूल खोले तो उसके बाद हमने रैंडमली चेकअप जो इस प्रकार से किया सभी बच्चों का और सभी टीचर का, जहाँ से बाहर से कोई लक्षण है वो उस प्रकार के कोई दिखाई दे नहीं रहे थे। लेकिन जब टेस्ट किया तो उनमें से कुछ बच्चे पॉजिटिव पाए गए। हमने सारे नियमों का पालन किया, जो भी नियम थे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, चाहे फिर मास्क लगाने की बात थी, या सैनिटाइज की बात थी, वो सारे नियमों का हमने सख्ताई के साथ पालन किया। अब इसमें समस्या है कि कोई ऐसा नहीं है कि ये स्कूल से होता है, कहीं से भी किसी को भी हो सकता है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं, अधिकारी भी हैं, उनको भी इस प्रकार से जहाँ मिलने जुलने का ऐसा नहीं। बच्चों का तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बच्चे साथ खेल ले तो इस वजह से क्या, ऐसे लोग भी हैं जिनसे मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसे लोगों को भी कोरोना हुआ है। अब एक पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कोरोना के चलते दूसरे काम भी करने ही पड़ेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, इसमें अगर कोई और भी सलाह, जैसे जो विशेषज्ञ हैं जिनको जानकारी ज़्यादा है, जो इसके विशेषज्ञ हैं, अगर वो कोई भी मेरा राय देंगे, जैसे अभी जिन स्कूलों में अभी जो पॉजिटिव बच्चे मिले हैं उनको हमने बंद कर दिया 2 सप्ताह के लिए। अगर वो कोई राय देते हैं यदि आसपास के स्कूल भी हमने बंद करने पड़ेंगे तो उसको भी लेंगे। और हम जनहित में कोई भी निर्णय जिस प्रकार का भी लेना पड़ेगा, वो सारे निर्णय लेने के लिए हम तैयार हैं। वो सारे निर्णय लेंगे। हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा सबसे नंबर 1 पे है, दूसरे पे हमारी पढ़ाई है, पहले उनकी सुरक्षा हमारे लिए जरूरी है। लेकिन मंत्री जी, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर नीति क्या है सरकार के पास, क्योंकि बच्चे तो पॉजिटिव हो चुके हैं जिसका डर था, तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे। और रेवाड़ी जैसा इलाका जहां पर पूरे कोरोना काल के बीच इतने केस निकलकर सामने नहीं आए, उसमें एकाएक 100 से ज्यादा बच्चों का पॉजिटिव होना। जींद की बात करें वहां पर, कैथल की बात करें वहां पर, तो ओवरऑल जो हॉटस्पॉट एरिया रहे हैं वहां पर क्या कुछ नीति बनाई है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, ताकि उन बच्चों को बचाया जा सके जो स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि सवाल ये भी है कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी एक वयस्क की होती है। एक जितनी पुरुष की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इतनी बच्चों की नहीं होती। तो ऐसे में उनको ज्यादा खतरा है इस कोरोना से। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ सबसे आसान काम है कि हम कहते हैं कि स्कूल बंद कर दिए। इसमें तो ना कोई रिस्क है और ना कोई वो है। अब विपक्ष अगर इस पे कोई आरोप लगा रहा ना जी, वो तो सबसे आसान काम है। मुश्किल काम तो वो है कि हम कोई चैलेंज स्वीकार करें, उसमें काम करें। अब अगर कुछ स्वीकार करेंगे और कुछ काम करेंगे तो छोटा मोटा, उसमें छोटा मोटा क्या कुछ बड़ा भी हो सकता है, तो वो समस्याएं हमारे सामने आएंगी।
लेकिन हम उन समस्याओं को फेस करने के लिए तैयार भी हैं और उसमें बदलाव करने के लिए भी तैयार हैं। मान लीजिए अगर कोई समस्या इस प्रकार से आती है, मान लो हमारे बच्चों को अगर कोई खतरा होता है, तो हम उसमें नीति में परिवर्तन भी कर सकें। ऐसा नहीं है कि ये जो हमने कह दिया कि हार्ड एंड फास्ट यही है और यही रहेगा, इसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। हम तो ऐसा जो भी विशेषज्ञ राय देंगे इसमें हम उनकी राय लेंगे, और अगर वो कुछ इसमें बदलाव के लिए कहेंगे तो हम बदलाव भी इसमें। कब तक राय आने की उम्मीद है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं? देखिए ये कल ही पता चला था जो जींदवाड़ा था, आज दूसरा दिन है, और जल्दी इसमें अगर हम बात कर लेते हैं। अभी अगर कोई इस प्रकार की कोई गाइडलाइन हमें आती है कि इसमें ये कुछ चेंज करने की, तो उसको हम चेंज मंत्री जी, क्या प्रदेश के अन्य स्कूलों में, जो अन्य जिलों के अंदर स्कूल स्थापित हैं, वहां पर क्या टेस्टों की प्रक्रिया जो है वो जारी है? अध्यापकों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं, बच्चों के टेस्ट क्या इसी तरह से जारी है? हाँ, ये जो अभी निकल के आया ये रैंडमली चेकअप था सभी का, टीचर का भी और बच्चों का भी। इस प्रकार से सारी जगह हम टीचर का भी और बच्चों का भी टेस्ट कराने लग रहे हैं। तो उसी में से ये भी निकल गया, जब से बाहर कोई लक्षण इस प्रकार के दिखाई नहीं दे रहे थे, ना बच्चों के दिखाई दे रहे थे ना टीचर के दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब टेस्ट आया तो टेस्ट में वो पॉजिटिव मिले इस प्रकार से। तो लेकिन इसी सारे खतरे को देखते हम सारा का सारा चेकअप कराने लग रहे हैं, ताकि कहीं इस प्रकार का ना हो कि कोई बच्चा दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन वो संक्रमित है, या कोई टीचर ऐसा है दिखाई नहीं दे रहा लेकिन संक्रमित है। तो उसी के बचाव के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मानते हैं कि कोताही नहीं हुई? नहीं, देखिए कोताही तो कोई नहीं, लेकिन अब ऐसा है सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये। लेकिन फिर भी मैं अगर कोताही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम कोई सुरक्षा पे ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल हम पूरा ध्यान देंगे इस पे। क्योंकि सवाल ये भी हो रहा है कि जहां कोताही हुई और जो जिम्मेदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए सारी दुनिया में इतने लोगों को कोरोना है गया, वो किस किस की कोताही है। अब हमारे देश की तो बात छोड़ो, जहाँ अमेरिका जैसा देश है, जहाँ इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटी है, सारा कुछ है, जिनकी आबादी भी कम है, और वहाँ इतने लोगों को हुआ है कोरोना। तो मैं ये नहीं कह रहा, हालांकि मैं कोई इसको ये कोई वो नहीं है कि आप इसका उदाहरण दे के आप बच सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब जो भी इसके लिए जरूरत होगा तो उसको हम करेंगे। बिल्कुल, जो जरूरी होगा वो काम हम करेंगे। यानी सीधे तौर पर फिलहाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी विशेषज्ञों की राय ली जाएगी कि आखिर किस तरह से स्कूलों का संचालन भी जारी रखा जाए और बच्चों को कोरोना की चपेट से भी बाहर रखा जा सके। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज, चंडीगढ़। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़े फैसले लेने का मन बना लिया है, जिसमें से कुछ के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। और अब इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल यानी कि 19 नवंबर को सुबह 11 बजे सभी पार्टियों की एक बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में सीएम केजरीवाल दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए कई कड़े कदम उठाने को लेकर के पार्टी नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। और बैठक में बीजेपी, कांग्रेस से सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने शादी समारोह में 200 लोगों की उपस्थिति को कम करके 50 कर दिया है और कई बाजार जहां पर कोरोना नियमों की अवहेलना हो रही है, भारी संख्या में भीड़ जुट रही है, वहां पर भी पाबंदियां बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना का खतरा लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात राजधानी दिल्ली की जाए तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उससे दिल्ली सरकार चिंतित है, केंद्र सरकार भी चिंतित है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है दिल्ली में बेड बढ़ाने को लेकर के, और एक बैठक केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई है। और उसके बाद अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बड़ा कदम उठाते हुए एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? कल सुबह एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सीएम केजरीवाल की तरफ से, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस बैठक के बारे में? देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से जो कह सकते हैं, पहले है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने जो केंद्र सरकार से अपील की थी कि उनको बाजारों के अंदर लॉकडाउन लगाने की परमिशन दी जाए, कहीं ना कहीं ये थी। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो बैठक हुई थी उसके अंदर अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे, मगर अब अरविंद केजरीवाल
खुद एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे कल 11 बजे की, यानी कि कल गुरुवार को एक 11 बजे की बैठक की जाएगी, जिसके अंदर बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी जो नेता हैं उनको भी सम्मानित उनको भी बुलाया गया है। देखना होगा कौन कौन चेहरे आ पाते हैं इस बैठक के अंदर। मगर एक चीज और स्पष्ट है, जिस तरीके से कोरोना महामारी की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बढ़ती चली जा रही है, और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है उसको लगाम लगाने के लिए जो बीजेपी के नेता हैं या फिर कांग्रेस के नेता हैं या फिर और जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल होंगे, और तमाम रणनीति अपनाई जाएगी कि दिल्ली के अंदर हर तरीके से कोशिश की जाए कि कोरोना की जो रोकथाम है वो कहीं ना कहीं कारगर हो, और जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है या फिर कहीं और भी जो दिक्कतें हैं वो दूर करी जाए, टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाए, मगर अस्पतालों की जो दिक्कतें हैं वो भी दूर करी जाएगी। तो तमाम जो रणनीति अपनाने की कोशिश की जाएगी इस बैठक के अंदर, और ये देखना होगा कि कल बैठक ये कितनी सफल हो पाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले जो स्थिति को कंट्रोल किया गया था केंद्र सरकार ने जब हस्तक्षेप किया राजीव, तो उसके बाद क्या निश्चिंत हो गई थी दिल्ली सरकार, इसलिए इतनी जो तमाम छूट दे दी गई थी अब उन पर फिर से पाबंदी करने की जो है अब चर्चा करनी पड़ रही है, सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो इतनी छूट दी गई थी दिल्ली के अंदर, यानी कि हर तरीके से अनलॉक लगाया गया था, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी दिक्कतें हुई, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से ये समझ लिया कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं तमाम रूलों को अनदेखा किया गया था। मगर बात करें अब जब किस तरीके से तीसरा चरण चल रहा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की सरकार ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जो अपील की थी बेडों को लेकर या फिर कहें वेंटिलेटरों को लेकर, वो केंद्र सरकार अब उनकी मदद कर रही है, और केंद्र सरकार की जो अब आगे बढ़ने के बाद में तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी अब जाग चुकी है, और दिल्ली सरकार जो तमाम रूल को अपनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि जो छठ पर्व है यानी कि उसको भी अब रोक दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर तमाम जैसे सार्वजनिक जो स्थल है, यानी जहाँ छठ मनाई जाती है या छठ की पूजा की जाती है या फिर ये कहें जो घाट होते हैं, वो सब तमाम बंद कर दिए गए हैं, और दिल्ली सरकार अब कड़े नीतियों पर अपनाने की कोशिश करेगी। यहाँ तक कि जो बाजार है, यानी कि जो बड़े बाजार हैं, सदर बाजार का बाजार हुआ या फिर कहीं और जो मार्केटें हैं, उन तमाम मार्केटों के अंदर गौर किया जाएगा कि अब उन बाजारों के अंदर भीड़ इकट्ठी ना हो। अगर होती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को मॉनिटराइज किया जाएगा, अधिकारियों को खड़ा किया जाएगा, और तमाम इन बाजारों को बंद करने की भी कोशिश की जा सकती है। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार अब कितनी जागी है या कितनी सोई है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए दिल्ली के सीएम लगातार विचार कर रहे हैं और इसीलिए ये सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन इस दौरान एक और बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठ का जो महापर्व है वो चल रहा है और उसको लेकर के दिल्ली सरकार का विरोध भी हो रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जश्न मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और त्योहार तभी मनाए जा सकते हैं जब हम जिंदा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विरोध शुरू हो रहा है उस पर सियासत भी शुरू हो गई। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से छठ पर्व को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मनोज तिवारी ने कहीं ना कहीं एक जो टिप्पणी की है कि दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल के ऊपर, कि वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी जो यानी कि बिहार से जीत के आई है, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर ही छठ पर्व के लिए कहीं ना कहीं एक राजनीति का पहलू नजर आ रहा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ एक चीज है, इस यहाँ पर कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर जिंदा रहना है तो कहीं ना कहीं पहले कोरोना से बचना होगा, उसके बाद ही जिंदा रहने के बाद ही कोई त्योहार मना सकते हैं। तो ये जरूर है, स्पष्ट है कि छठ पर्व हो या फिर कोई और पर्व हो, मगर जब तक जिंदा रहेंगे तो ही कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं। मगर जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं राजनीति नजर आ रही है, राजनीति सिर्फ आने वाले जो चुनाव है, यानी जो निगम के चुनाव है, उनको मद्देनजर रख के राजनीति की जा रही है। अगर इस समय राजनीति ना कर जनता के बारे में सोचे, और कहीं ना कहीं जो तीसरा चरण चल रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली ने अब तक कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बना दिया कि जो वर्ल्ड के अंदर के कहीं ना कहीं दिल्ली एक ऐसे स्तंभ पे आ चुकी है, तीसरा चरण से कहीं ना कहीं उसको बचाना होगा। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश जरूर करनी है, और दिल्ली सरकार को और खास तौर पर दिल्ली की जो पुलिस है उनको बढ़ चढ़कर आगे आना होगा और तमाम रास्तों को अपनाना होगा, ताकि जनता इससे जागे और जनता इससे बच सके। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक कल बुलाई गई है और उस बैठक में सभी दलों के जो नेता हैं उनको बुलाया गया है, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जो बाकी दूसरे विपक्षी दल हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीति पहलू जरूर कर रही है, क्योंकि इसके अंदर जो पूर्वांचल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हुए हैं।
तो शायद ये जरूर होगा कि कल बैठक के अंदर ये पक्ष भी रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा घाटों को खोला जा सके। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी अड़ी हुई है इस फैसले पर, और दिल्ली सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है अगर जिंदा रहेंगे तो ही कोई छठ पर्व मना सकते हैं या कोई दिवाली बना सकते हैं या फिर कोई और फेस्टिवल बना सकते हैं। मगर एक चीज स्पष्ट है, जब तक कोरोना जैसी महामारी से निजात नहीं मिलेगी तो शायद कहीं ना कहीं सारे त्योहार फीके पड़ेंगे। और इसी तरीके से दिल्ली में दिवाली भी देखने को मिली थी कि दिवाली पे भी इतना बड़ा कोई जश्न नहीं मनाया गया, क्योंकि जिस तरीके से होली भी फीकी पड़ी, राखी भी फीकी पड़ी। बिल्कुल, लगभग सभी त्योहार जो है राजीव वो इस बार फीके रहे हैं और वजह सिर्फ एक ही है, कोरोना महामारी। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो डॉक्टरनी जी किसा लिखड़ा पहला साल कती सही भाभी अंब और के भाभी आयुष्मान ते फ्री इलाज की सुविधा से कती खरी और ऑनलाइन सेवा भी मिलने लाग रही। खोल दी ई संजीवनी ओपीडी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सुनो, इमरजेंसी में मदद मिले जल्दी तय एम्बुलेंस से इतनी कर दी है और मोबाइल मेडिकल यूनिट घर बैठा का इलाज करे है। यो बात से? हाँ, नए नए खुल गए मेडिकल कॉलेज, इलाज में नई कोई ढिलाई और 70 तरह के टेस्ट फ्री में 500 तरह की फ्री दवाई। समझे? एनीमिया मुक्त भारत अभियान में नंबर 1 पे हरियाणा आया है। फ्री में होवे बड़े ऑपरेशन भी 6500 करोड़ का बजट बनाया है। हम 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी जी। भाभी हरियाणा का बढ़िया हाल, भाई चोखा लिखड़ा पहला साल। सपनों को साकार कर रहे हो कितना खेला करती तू घेर में अपने पापा के लिया? माँ, हमने अपना घेर कद मिलेगा? मिलेगा बेटी। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा मुक्ति योजना लागू करके हमारा राह काट दिया और केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना में हरियाणा के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। अच्छा? हाँ, लाल डोरा मुक्त अवधारणा है गांव गुआंड का नया जन्म से। कमजोर भी अपना हक लेवेगा, यो एक कानून का सही धर्म से। इभांगे बड़की ना चलेगी, लठेता का ना लठ चलेगा। बिन रोड़े के हम भी मालिक, बेरा रहे अपने प्लाट जमीन का। घर होया चाहे घेर गितवाड़ा, लाल डोरे ते सही होगा। रजिस्ट्री होके खरीद फरोख्त पर भरम मिटेगा। फिर उस पे तो लोन भी मिल पाओगा। अच्छा, मैं आपने एक बात बताऊं? बोल लाडो। हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन वेब पोर्टल खोल के पंचायत ते साइबर फेस दे दिया। अब शिकायत हो चाहे सुझाव किसी का सीधा सही मंच तक जाकर पहुंचेगा। और मेरा परिवार के पोर्टल पे हमारा परिवार पहचान पत्र बनेगा और सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधा हमने मिलेगा। तो किसा लिखड़ा यो साल? भाई चोखा लिखड़ा पहला साल। शासन से सपनों को साकार कर रहे हो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुपकार गठबंधन पर सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस समेत गुपकार में शामिल सभी पार्टियों को चेतावनी उन्होंने दी थी, जिसके बाद अब इसमें दरारें दिखना शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने सबसे पहले अलग होने का फैसला लिया है और खबरों के मुताबिक आगामी जिला विकास परिषद चुनाव में पीडीपी के खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने का फैसला भी कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीडीसी चुनाव के दूसरे फेज के लिए त्राल, लड़नू, तंगधार और रखिल्लर में कांग्रेस उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है और इससे पहले गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों ने यह फैसला किया था कि यहां पर सिर्फ पीडीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से यह फैसला गुपकार गठबंधन पर बीजेपी के सवाल उठाने के बाद लिया गया। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के, क्या कुछ सियासी हलचल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही?
जी देखिए, जो जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन, जो गुपकार के सदस्य बने थे, चाहे वो पीडीपी, एनसी और कश्मीर केंद्रित और पार्टियां थी, वो सभी गुपकार के द्वारा यही कह रही थी कि हम इस बार जो इलेक्शन होंगे वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें कांग्रेस भी पहले सहभागी थी। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उनके द्वारा जब कांग्रेस पर सवाल उठाए गए और कटघरे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किया गया, तो उसके बाद जो है कांग्रेस जो है उसने अपना पल्ला खींच लिया है और अब पीडीपी के खिलाफ ही वो अपना उम्मीदवार जो है वो उतार रही है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि देश के गृह मंत्री द्वारा जिस तरह से कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी गई थी और खास करके जब कटघरे में दोनों को खड़ा किया गया था, खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, तो इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस बैकफुट में आई है। हालांकि मैं बता दूं कि जब गुपकार डिक्लेरेशन की बात चल रही थी, जब महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी हटी थी, तो तब उन्होंने देश विरोधी बातें जो है वो कही थी, तो तब भी कांग्रेस ने उसका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस चीज को लेकर कहा था कि हम इसकी निंदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पहले से ही एक नरम रुख लेकर चल रही थी, लेकिन जिस तरह से अब गृह मंत्री ने दोनों को कटघरे में खड़ा किया है, कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, उसके बाद से ये सब स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं जो एक गठबंधन बना था 370 को लेकर, एक गुपकार डिक्लेरेशन जो बनाया गया था, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये साफ दर्शाता है कि गृह मंत्री द्वारा जो कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो जब दी गई थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक चीज जो है साफ नजर आ रही है कि अब इस गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस ने जो तिरंगे का अपमान करने की बात पीडीपी नेता ने कही थी, महबूबा मुफ्ती ने, उस पर हमने बात की थी। जो एनसी के जो नेता हैं, एनसी के प्रवक्ता ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि ये पीडीपी का मामला है, तो कहीं ना कहीं जो विचार हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं इन लोगों के। लेकिन उसके बावजूद भी गुपकार एक अलायंस जो बनाया गया है उसमें दरारें पहले से ही दिखनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से अमित शाह ने जो चेतावनी दी है, उसमें सबसे पहला नाम कांग्रेस का है जिसने इस अलायंस से अपने हाथ पीछे खींचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे पहले बताया हतेंद्र की, जिस तरह से गुपकार गठबंधन जो बना था वो बना था 370 को वापस लाने के लिए। हालांकि जब चुनावों की बात हुई थी तो तब इन्होंने कहा था कि हम चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे, तब भी कांग्रेस जो है उसने नरम रुख अपनाया था और उस पर कोई प्रतिक्रिया जो है वो अपनी नहीं दी थी। लेकिन अब जिस तरह से बिल्कुल खुलकर सामने जो है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार पीडीपी के खिलाफ उतारे हैं, तो ये दर्शाता है कि जो अमित शाह के द्वारा जो कटघरे में खड़ा किया गया है, खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये चीज सामने आ रही है कि अब जो है गुपकार गठबंधन में कहीं ना कहीं दरारें पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन रविंद्र, यहाँ पर बड़ा और अहम सवाल ये हो जाता है, क्या अमित शाह की चेतावनी के बाद ये कांग्रेस ने फैसला लिया है या फिर कांग्रेस ने इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी भी दी है? जी देखिए, अभी जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि चुनावों में जो है, जो जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कुछ जो कश्मीर में जो एक दो सीटें हैं वहां पर कांग्रेस जो है पीडीपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि जो गठबंधन बना था, गुपकार गठबंधन, उसमें दरारें नजर आ रही हैं। तो ये अभी फिलहाल जो है कहा जाए तो अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबरें छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक गठबंधन में अब दरार पड़ती नजर आ रही है। हालांकि एनसी भी इस पर खुलकर जो है वो नहीं बोल रही है। पीडीपी की जो अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं, वो हमेशा से ही पाकिस्तान समर्थक बोलती रही हैं और यही वजह है कि हालांकि 370 के मुद्दे को लेकर सभी पार्टियां जो है इकट्ठी हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से इलेक्शन आने वाले हैं और उसको लेकर इस गठबंधन में दरारें पड़ती हुई नजर आ रही है। कोई भी नहीं पार्टी चाहती है कि उसका उम्मीदवार जो है वो अपनी जगह पर खड़ा ना हो। वो अब इस गठबंधन के दौरान जो पीडीपी के जो जिनको खड़ा किया गया है चुनावों में, उनके खिलाफ जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवार जो है उन्होंने उतारा है।
तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अब जो गुपकार गठबंधन बना था वो कहीं ना कहीं अब ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है रविंद्र, क्योंकि जिस तरीके से गुपकार अलायंस जब बना तो तब यह कहा गया कि हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब गुपकार अलायंस में जो भी पार्टियां हैं, जो भी दल हैं, वो सियासी नेता भी शायद ये समझ चुके हैं कि अब उनका और कोई चारा चलने वाला नहीं है, 370 को वापस बहाल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको भी ये रास्ता अपनाना पड़ा कि चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। जी देखिए, ये गठबंधन बना था 370 की बहाली को वापस लाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ लोगों को बरगलाने की बातें की जा रही थी, लोगों का दिमाग जो है इस और डाइवर्ट करने की बात की जा रही थी, क्योंकि जो पार्टियां हैं 370 जो है हटाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि जो हम कहें कि अगर संसद के अंदर अमित शाह ने इसको तोड़ा तो वहां पर जो उसको बहुमत मिला था 370 तोड़ने का, वो ऐसा बहुमत अब शायद ना मिल पाए। इसी वजह से लगातार जो है लोगों की आईवाश की जा रही थी खास करके कश्मीर घाटी के अंदर। अब जब 370 तोड़ दिया गया था तब कश्मीर के अंदर किसी भी आम जन ने प्रोटेस्ट नहीं किया था। तो ये चीजें जो है वो लोग भी समझते हैं कि ये पार्टियां जो है खास करके कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो है लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रही हैं, यहाँ के यूथ के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ की तरक्की के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। तो ये अब जो गुपकार गठबंधन बनाया गया था 370 को वापस लाने का, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये सिर्फ लोगों को। लेकिन रविंद्र, जिस तरीके से अगर बात केंद्रीय गृह मंत्री की जाए, उन्होंने अपने ट्वीट में जिस तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल किया है गुपकार गैंग, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चेतावनी भरा शब्द है। और इसके बाद क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही? जी देखिए, गुपकार गैंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक क्रिमिनल अल्फाज है। और गैंग का जो अब गैंग जो है इन चुनावों के अंदर जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और सियासी हलचल, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि 370 टूटने के बाद इनकी कुर्सियां छिन चुकी हैं और अब फिर से लोगों के बीच में जाने के लिए ये लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। और इसी वजह से गुपकार गठबंधन जो है वो बनाया गया था। लेकिन चुनावों में अगर नहीं जाते हैं तो लोगों के बीच में किरकिरी होगी, तो कहीं ना कहीं वापस लोगों में अपना जनाधार बनाने के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं गुपकार गैंग जो है वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी है, इन सभी गुपकार अलायंस में जितने भी राजनीतिक पार्टियां जो शामिल हैं उनको चेतावनी दी गई है कि फिर से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। और कांग्रेस से खासतौर पर सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने गुपकार अलायंस से कहीं ना कहीं अलग होने का फैसला ले लिया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज़ पर।